You are watching our channel चलते चलते दो खबर। कांग्रेस पार्टी की 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का कारण भ्रष्टाचार और एंटी हिंदू पॉलिटिक्स नहीं, ईवीएम है। कांग्रेस पार्टी की गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगातार हार का कारण पार्टी का मुस्लिम प्रेम नहीं बल्कि ईवीएम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का कारण सेना, राम मंदिर और हिंदू समाज पर सवाल खड़े करना नहीं, ईवीएम है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीट जीतने का कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ईवीएम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का कारण हुड्डा और सैलजा की अंदरूनी लड़ाई या जाट नॉन जाट का मुद्दा नहीं बल्कि ईवीएम है। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह से हार का कारण बीजेपी का एक है तो सेफ है, नैरेटिव नहीं है बल्कि ईवीएम ही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की लगातार हार का ठीकरा अंततोगत्वा ईवीएम पर ही फोड़ दिया है और साथ साथ ये भी कहा कि बीजेपी ईवीएम को गुजरात में गोदामों में रख ले या अमित शाह और मोदी के घर ले जाए और इलेक्शन कमीशन अगला चुनाव बैलेट पेपर से कराए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की बात करने लगी है। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की आंतरिक कमियों को ढकते हुए हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ दिया है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईवीएम को लेकर क्या कह रहे हैं। बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। महाराष्ट्र चुनाव में हार सहित 2012 से अब तक राहुल गांधी 89 चुनाव हार चुके हैं। जब भी कांग्रेस हारती है, हार के कारणों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि राहुल गांधी को सीधे तौर पर जिम्मेदार न माना जाए। कांग्रेस की निरंतर हार के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे संगठनात्मक कमजोरी, कूटनीतिक असफलता, जनता के मुद्दों से भटकाव, जनता की नब्ज न पकड़ पाना, पार्टी के भीतर नेताओं की आपसी खींचतान, टिकट वितरण में गलतियां और चुनावी माहौल में गलत बयानबाजी। हालांकि यह दिलचस्प है कि ये सभी कारण केवल चुनाव से पहले सुनाई देते हैं। चुनाव के तुरंत बाद ये सभी कारण गायब हो जाते हैं और सरकारी तंत्र या ईवीएम को दोष देने की प्रथा शुरू हो जाती है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी आधिकारिक रूप से 2012 के उपचुनाव से सक्रिय हो गए थे। उस समय उन्होंने अपनी ही मनमोहन सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को संसद के बाहर गलत बताया था और उस कानून को सांकेतिक रूप से फाड़ के फेंक दिया था। 2012 के बाद से अब तक कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 89 चुनाव हार चुके हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी ही उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार का शतक भी लगा लेगी। 2012 के बाद से राहुल गांधी की कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव देखने में आए हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस को अदालत के फैसले पसंद नहीं आते हैं। न्यायपालिका की आलोचना करने की उनकी आदत बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में राहुल गांधी अपनी ही सरकार के कानून को फाड़कर फेंक देने वाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखे गए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो हिंदी फिल्मों के एंग्री यंग मैन की भूमिका को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, वही एंग्री यंग मैन जिसे पुराने सिस्टम में दुनिया भर की खामियां नजर आती है और जो 24 घंटे गुस्से में रहता है और सारे सिस्टम को कोसता रहता है। ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक पूरे सिस्टम को बिका हुआ, भ्रष्ट और पक्षपाती सिद्ध करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि इस भ्रष्ट और बिके हुए सिस्टम से आम आदमी को बचाने वाला हीरो केवल राहुल गांधी ही है। ऐसा करते हुए राहुल गांधी और उनके सपोर्टर ये भूल जाते हैं कि देश में जो सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को बनाने और चलाने वाला प्रमुख परिवार गांधी परिवार ही रहा है। 2012 में मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को यह कहते सुना जाता था कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां कांग्रेस के तोते के रूप में काम करती है और कांग्रेस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके दूसरे दलों के नेताओं से अपनी शर्तें मनवाती है।
देश में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बड़े बड़े काम भी कांग्रेस के खाते में दर्ज मिलते हैं। इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी से लेकर मनमोहन सिंह जैसा कठपुतली प्रधानमंत्री, दूसरे दलों की सरकार बर्खास्त कर देने की परंपरा और भी न जाने क्या क्या। राजनीति के गलियारे में कांग्रेस के संविधान विरोधी क्रियाकलापों के सैकड़ों उदाहरण दर्ज मिल जाएंगे। परंतु ये भी बड़ी बेशर्मी की बात है कि कांग्रेस नेतृत्व इन सभी बातों से बड़ी सफाई से पल्ला झाड़ लेती है और तुरंत ही विषय को दूसरी दिशा में मोड़ देती है। चाहे इमरजेंसी हो या दिल्ली के सिख दंगे, देश में आरक्षण की सुलगती आग हो या कश्मीर और पंजाब में भड़का हुआ आतंकवाद, कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों की कार्यशैली हमेशा ही विवादास्पद और संदेहास्पद रही है। यदि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोई बड़ा भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कि देश में कांग्रेस की सरकार है ही नहीं। आज संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकांश बयान राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही आते हैं और संविधान खतरे में है यह बताने वाले भी उन्हीं में से होते हैं। संवैधानिक पदों और संवैधानिक विषयों का सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाने वाले और संविधान में अपनी सहूलियत के अनुरूप बदलाव करने के काले इतिहास की चर्चा कांग्रेस के हिस्से में ही आती है। आजकल संविधान की किताब के साथ संविधान के रक्षक के रोल में राहुल गांधी और उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह जगह देखा जा सकता है। संविधान की किताब को हाथ में लेकर कांग्रेस नेता जब देश की संवैधानिक संस्थानों और ढांचों की गरिमा को जब तार तार करते हैं तो उनकी कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ईडी, सीबीआई जैसी देश की जांच एजेंसियों, देश की मीडिया, देश के चुनाव आयोग, देश की सुप्रीम अदालत और देश की सेना पर भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को कोई भरोसा नहीं है। जब भी कोई विषय या बात कांग्रेस या उसके नेतृत्व के मन मुताबिक नहीं होती तो वे तुरंत उस विषय पर राजनैतिक बवाल और गतिरोध खड़ा कर देते हैं और सभी राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में आजकल विदेश में जाकर देश की साख पर सवाल उठाने की एक नई परंपरा भी जन्म ले चुकी है। हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के मुद्दों पर देश की जनता का विश्वास खो चुकी राहुल गांधी की कांग्रेस अब ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहती है। संविधान दिवस पर खड़गे ने कहा कि ईवीएम को शाह या मोदी के घर रख दो या अहमदाबाद के किसी गोदाम में रख दो। कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ना चाहती है और यदि चुनाव आयोग इस मांग को खारिज कर देता है तो क्या कांग्रेस पार्टी देश के चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करेगी और किसान आंदोलन और शाहीन बाढ़ के प्रयोग को दोहराते हुए देश में होने वाले चुनावों को बाधित करने के लिए सड़कों पर जाम लगाएगी? ईवीएम को हैक किए जाने के आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है जिससे यह साबित हो कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यदि कांग्रेस नेतृत्व के आरोपों को माने तो जिसके हाथ में प्रशासन है और जो ईवीएम को भी हैक कर सकता है तो क्या वो बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएगा? या राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके सहयोगी दल बैलेट पेपर में चुनाव करवाकर पुराने समय की बूथ कैप्चरिंग और चुनाव धांधली के दम पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है? इंदिरा गांधी के निधन के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में निरंतर गिरावट देखी गई है। जब राजीव गांधी के कार्यकाल में चुनाव बैलेट पेपर से होते थे तब बीजेपी को 86 सीटें मिलने पर उन्होंने बैलेट पेपर से होने वाली चुनावी धांधली की ओर इशारा किया था। वर्तमान में राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 से 2024 तक 62 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस 47 चुनाव हार गई और कांग्रेस प्लस को 15 चुनावों में जीत मिली है। यदि कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो तमिलनाडु में 57 वर्षों से कांग्रेस ने अपने बल पर सरकार नहीं बनाई है। तमिलनाडु में बीजेपी कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना है। बिहार में 34 वर्षों से, गुजरात में 25 वर्षों से, ओडिशा में 24 वर्षों से और पश्चिम बंगाल में 50 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार के नए रिकॉर्ड बना रही है और अब कांग्रेस नेतृत्व ने इस हार का सारा दोष ईवीएम पर मढ़ दिया है, जिसके संकेत हाल ही में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगजाहिर किए गए हैं। लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी बीजेपी से राम, राष्ट्रवाद, धारा 370 और हिंदुत्व के मुद्दों पर पूरी तरह हार चुकी है और अब उनका संविधान बचाओ अभियान भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। ओबीसी आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की बात कहकर मुस्लिम आरक्षण और जाति जनगणना को नया मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने देश की राजनीति में माइनॉरिटी और जाति कार्ड का नया दाव खेला है, जो अभी तक हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में लगभग असफल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 16 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का प्रभाव सिमटता दिख रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पहले से ही 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस को मात्र 12% वोट मिले, जो कि उनके मत प्रतिशत में एक बड़ी गिरावट है। हरियाणा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई है। झारखंड में भले ही गठबंधन की सरकार बन रही हो, कांग्रेस का अपना प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं है। हार के कारणों को छिपाने के लिए हरियाणा में ईवीएम की बैटरी चार्जिंग और महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत की गणना में 5 लाख से अधिक वोटों के मिसमैच को मुद्दा बनाया गया। चुनाव आयोग ने दोनों मामलों में कांग्रेस के दावों को खारिज किया। अब उन्होंने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है और खड़गे जी ने यहां तक कह दिया है कि अगला चुनाव बैलेट पेपर पर ही कराया जाए।
खड़गे जी यह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक PIL को खारिज करते हुए EVM से होने वाले चुनावों को वैध ठहराया था। जिस पार्टी ने देश पर 60 साल तक राज किया, वह आज यह कह रही है कि देश की सभी संस्थाएं बिक गई हैं और किसी पार्टी या व्यक्ति के अधीन एक तरफा काम कर रही है। इससे देश के खिलाफ अराजकता फैलाने वालों को कितना बल और अवसर मिलता है, इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के पक्ष में लगभग 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। यदि इनमें से 5 से 10% लोग भी सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाने के लिए उत्सुक हो जाएं, तो देश में कितनी अव्यवस्था फैल सकती है। किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग का जमावड़ा, दोनों ही स्थितियां देश की जनता के लिए अत्यंत कष्टकारी रही हैं। यदि कांग्रेस EVM और बैलेट पेपर के मुद्दे को लेकर आंदोलन करती है, तो यह देश में सीधे अराजकता फैलाने वाले तत्वों को हिम्मत और बढ़ावा देने वाला कार्य सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चलते चलते दो खबर। Stay tuned with us for more interesting news analysis. Subscribe our channel and also press the bell icon to get immediate notification of new videos.